हेलो दोस्तों। हम रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था मैथ्स का, उसका हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। ओके, तो आज डे 3 है। आज हम करेंगे 28 नवंबर 2025। 28 नवंबर 2025 में जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ओके, उसका हम यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज हम 28 नवंबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट करेंगे। इससे पहले 27 नवंबर का जो भी 3 शिफ्ट था वो कर लिए हैं, और 28 नंबर का पहला शिफ्ट हम कर लिए हैं। और सीरियल वाइज मैंने एक स्टार्ट किया है सीरीज, तो ये डे 3 है। ओके, डे 3 है, मतलब एक पूरे सीरीज में हम जो ग्रुप डी का पूरा 101 शिफ्ट था। ओके, 101 शिफ्ट था, तो उसमें से पूरा 2025 क्वेश्चन हम पूरा इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज है डे 3। तो चलिए हम डे 3 स्टार्ट करते हैं। डे 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। देखो दोस्तों, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही एक मतलब एजुकेटर हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मतलब जो मुझे आता है वही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट डिस्कस करूँगा। देखो दोस्तों, हम स्टूडेंट हैं। एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो टीचर्स ने ट्रिक बताया हुआ होता है। तो टीचर्स जो ट्रिक बताते हैं हम एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि याद नहीं आता है। तो हम अपना कोई मतलब जैसा क्वेश्चन का सबसे अच्छा मेथड होता है उस समय हम अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे वही करूँगा। एग्ज़ाम में किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वैसा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, एक स्टूडेंट ही अच्छा से बता सकता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम में किस तरीके से इन्वायरमेंट होता है। टीचर्स तो देखो ट्रिक बताते हैं, वो गलत नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में हम इस तरीके से अप्रोच लगाएंगे, जैसे आप ही बैठे हो। तो मैं एग्ज़ाम में किस तरीके से हम टैकल करते हैं, मतलब हम कैसा महसूस करते हैं, उसी तरीके से मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं एकदम आपको ट्रिक बताऊँ। एग्ज़ाम में हम जिस तरीके से अप्रोच करते हैं और किस तरीके से उसे फास्ट कर सकते हैं, वैसा मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डे 3। तो डे 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, मतलब डे 1, डे 2, मतलब 27 नवंबर का सॉल्यूशन, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उसका लिंक दिया होगा। ओके, और इस चैनल के वीडियो में भी देख सकते हैं आप जाके। तो चलिए हम डे 3 स्टार्ट करते हैं। तो डे 3 का ये पहला क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक धातु छड़ को 3 भागों ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 4:8 और सी और बी की लंबाई का अनुपात 10:18। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है, तो धातु छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है अनुपात का। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा। आप एग्जाम में जब जाते हो तो आप किस तरीके से इसे अप्रोच करते हो उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि ट्रिक तो उतना जल्दी याद नहीं आता है। ठीक है, तो तो क्वेश्चन में दिया है ए और बी की लंबाई का अनुपात। तो ए बी का अनुपात दिया है 4:8। उसके बाद दिया है सी और बी की लंबाई का अनुपात। सी और बी का दिया है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। देखिए अनुपात यहाँ पे उल्टा दिया है, पहले सी का दिया है उसके बाद बी का। तो पहले हम सी का यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, तो ये 10 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ओके, तो सी हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 18। अब हम इस तरीके से जब भी दिया हो तो हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ये अनुपात है, तो 8 को इधर हम खसका लेंगे, और ये जो खाली जगह इसको 18 को यहाँ खसका लेंगे। उसके बाद जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, या फिर चलिए हम सीधा गुणा कर लेते हैं। गुणा हमें ऐसा करना है, ठीक है। आपको काटना है तो काट सकते हैं, जैसे ये 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर से कट रहा है क्या, ये 2 से कट रहा है, 2 नियम 18, 2 नियम 18, 2 पंचे 10। अब हम गुणा कर लेंगे 9, 9 दूनी 18, 2 पंचे 10। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है। ए और सी का, ये ए है ये सी है, इतना है अंतर। यहाँ पे 1 है, क्वेश्चन में 48 है, तो ये 48 नीचे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, धातु की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई के लिए हम इसको जोड़ लेंगे, मतलब कुल हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 0, 8, 9, 17 का 7, हासिल 1, 1, 2, 3। तो ये आ चुका है 48 गुणा 37। इसका हम कर लेते हैं तो आएगा, यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं 68 56। तो जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है। उनमें से 60 पेन 12 रुपये प्रति पेन की दर से बेचता है। शेष पेन 25% की हानि पर बेचता है। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। खरीदा कितने में है, 8 रुपये प्रति पेन,
और 80 पेन है, 80 पेन खरीदा 8 रुपये प्रति पेन से, तो टोटल कितना आ जाएगा? तो टोटल इसका सीपी आ जाएगा 8×8 = 64 640 रुपया। और बेचा है 60 पेन, मतलब बेचा 60 पेन 12 रुपये प्रति पेन के हिसाब से, तो टोटल यहाँ पे एसपी आ जाएगा 60 पेन का आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 12 शून्य 12×5 = 72 720 रुपया 60 पेन को बेचा। तो टोटल तो 80 पेन था और ये 60 पेन बेचा, और कितना पेन बच गया? तो और 20 पेन बेचा, मतलब बचा है उसका 20 पेन। और ये बोल रहा है 25% की हानि पर बेचा, 25% हानि पर बेचा। तो 8 रुपया इसका तो पहले सीपी था, एक पेन का 8 था, तो 8 का 80%, सॉरी 25% निकालेंगे, तो ये आएगा 25/100, 25 एकम 25 चौक 4 एकम 4 दूनी, तो 2 रुपया कम में बेचा। ठीक है, मतलब 6 रुपया में बेचा। कितना पेन बेचा? 20 पेन। तो टोटल इसका सीपी आ जाएगा, सॉरी एसपी आ जाएगा 6 दूनी 12 120। टोटल 80 पेन था उसके पास, तो 60 पेन बेचा 720 में और 20 पेन बेचा 120 में। टोटल एसपी कितना आ गया? टोटल एसपी आ गया उसका 720 और 120। तो ये आ जाएगा 0 2 2 4 7 1 8, तो 840 में पूरा 80 पेन बेचा। खर्चा कितना था उसका? 640, और बेचा कितना? 840। तो 840 में बेचा, हाँ 840 में बेच दिया। टोटल कितना खर्चा था खरीदते समय? 640 था। तो ये हो जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से गया 200, तो मतलब 200 रुपया उसका फ़ायदा हुआ 80 पेन बेचा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 200 रुपया उसको फ़ायदा हुआ है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाए तो वही भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो ये है सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं MDH। MDH यहाँ पे मैन हो गया, तो यहाँ से हम मैन निकालेंगे। कितना मैन है? 48। उसके बाद दिन कितना है? 12। उसके बाद एच क्या होता है? एच होता है आवर, तो यहाँ पे आवर की बात नहीं हो रही है, तो ये आवर नहीं लिखेंगे। यही हो जाएगा हमारा टोटल, मतलब 12 दिनों तक 48 व्यक्ति इतना खाना खाएंगे। क्वेश्चन में देखिए भोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही टोटल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है यही जो भोजन है अब संख्या बढ़ गया है, 72 हो गया है, मतलब व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 72 हो चुका है। तो ये 72 व्यक्ति कितना दिन में खाना खाएंगे, मतलब ये खाना समाप्त होगा। तो टी दिन मान लेते हैं, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब कितना दिन वो खाना बचे समाप्त हो जाएगा, मतलब चलेगा। तो ये कटेगा 12 एकम 12, 12 तिया 36 12 12 12 6 72, और 6 से ये 6 8 48, तो 8 आ चुका है टी का मान। ठीक है, तो मतलब 8 दिन चलेगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। बोर्डमास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये ब्रैकेट देख सकते हैं 3 ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये माफ़ करिएगा, इस तरीके से ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट में इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ब्रैकेट के अंदर उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, मतलब भाग को हम हल करेंगे। तो 342 गुणा ये हो जाएगा 342, ये सॉरी भाग में 19, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 306 भागित 17। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17। तो एक काम करते हैं, इसको काटेंगे, कितने बार में जाएगा? 19 एकम 19, उसके बाद कितने बचेगा? 11, 11 4 15, 152। तो ये जाएगा 19 एकम 19, 19 अट्ठे, तो ये 18 बार में जाएगा। उसी तरीके से 17 एकम 17, फिर बचा 13, तो ये कितनी बार में? 8 बार में ये भी। ठीक है, 8 ही बार में जाएगा। 17 अट्ठे 17 में 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो ये भी 18 बार में जाएगा। तो ये आ चुका है 18 गुणा 18, ये ब्रैकेट के अंदर। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ। तो ये आ चुका है 18 गुणा 18, सॉरी ये ब्रैकेट, हाँ ये ब्रैकेट आएगा भागित 36 गुणा 6, ये ब्रैकेट, उसके बाद प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 भागित 5 गुणा 2 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 12 बार में। 5 एकम 5, एक बचा 5, ठीक है, 12 दूनी 24,
24 में से 12 जाएगा तो 12 ही बचेगा, तो ये 12 आ चुका है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 का 18 से स्क्वायर ये तो हो जाएगा 324 भागित 36 गुणा 6, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में +12। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट है। तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 324 भागित 36 गुणा 6। ओके, ये ब्रैकेट में है, उसके बाद +12। तो आप देख सकते हैं 6 कम 6, 6 6 36, 6 से इसको काट लेंगे, 6 पंचे 30, 2 बचा, 6 चौक 24, तो ये आ चुका है 54 +12। ठीक है, उसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे तो 4 5 6, 5 1 6, तो ये आ चुका है 66, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आप सिर्फ बोर्डमास रूल अप्लाई करना, आपका ऑटोमेटिकली आंसर आते जाएगा। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु P है, यदि पी ए बराबर 79 पी बी बराबर 61, पी सी बराबर 17, तो पी डी की लंबाई क्या होगी। तो हमें पी डी निकालना है, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम बना लेते हैं डायग्राम। एक आयत है, ये है ए बी सी डी। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कोई पॉइंट P, ये P है, तो पी ए दिया है, जिसको मिला लेते हैं पी ए 89, पी बी ये है 61, पी सी 17, और हमें पी डी निकालना है। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ एक थ्योरम यूज़ करना है। यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज़ करते हैं, वो है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश फ्लैग की तरह दिखता है। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम यूज़ करेंगे। अब ये थ्योरम क्या होता है, ये थ्योरम बोलता है पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ये बराबर होता है पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे पी ए यहाँ पे दिया है ये है 79, पी सी दिया है 17 बराबर, सॉरी ये स्क्वायर में आप ध्यान दीजिएगा, पी बी कितना है 61 स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ से कुछ तो कॉमन तो नहीं निकल रहा है, लग रहा है हमें यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, हमें यूनिट डिजिट का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका 9 नियम 81 प्लस 37 49 का 9, उसके बाद ये इधर माइनस कर देंगे तो ये 1 ही आएगा, ये 1 1 कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा पी डी का स्क्वायर। हम यहाँ पे वर्गमूल लेंगे, है ना, यूनिट डिजिट है। ओके, ध्यान दीजिएगा आप, मतलब यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यूनिट डिजिट देखना है कि किसका यूनिट डिजिट वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, है ना। अगर ये वर्गमूल स्क्वायर में मतलब इधर वर्गमूल में जाएगा तो वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये 3 आएगा, वर्गमूल से बाहर आएगा तो 3 ही आता है। तो किसका यूनिट डिजिट 3 है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6वां। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 9:6 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 18:16 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना था। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में बोला है लाल और हरे टोकन का अनुपात, लाल और हरे टोकन का अनुपात है 9:6। उसके बाद बोला है गुलाबी और लाल, तो लाल ये हो गया, गुलाबी चलिए इधर लिख लेते हैं, दूर दूर हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो गुलाबी और लाल कहाँ गया, गुलाबी और लाल दिया है 18:16, तो हम इस एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो गुलाबी है 18 और लाल है 16, तो इस तरीके से अनुपात दिया है। तो हम इसको मतलब गुलाबी लाल और हरा का अनुपात निकालेंगे। तो जो खाली जगह है 9 को हम यहाँ पे सरका देंगे, उसी तरीके से यहाँ पे खाली जगह इसको 16 को हम खसका देंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18 नियम। 18 नियम कितना होता है 162, 16 नियम 144, 16 छक्के 16 85, 16 छक्के 96। और हमें क्या निकालना है, हरा और गुलाबी। हरा और गुलाबी हमें ये निकालना है, सिर्फ हरा और गुलाबी। ओके, तो हरा कितना है 96, बैटरी खत्म हो गया दोस्तों, चलो कोई बात नहीं। हरा 96 है और गुलाबी है 162,
तो ये किससे कट रहा है? तो 16 से तो नहीं कटेगा, 4 से तो कट रहा है, 8 से एक बार काट के देखते हैं। 8 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, चलो छोटा छोटा करके काटते हैं। तो 6 से कटेगा क्या? हाँ 6 से कट जाएगा, तो 6 से काटते हैं। 12 से कट सकता है, 12 कम 12, 4 बता, 12 से तो नहीं कट रहा है। चलो काटते हैं, 6 से 6 कम 6, 3 बचा, 6 से 36, 6 दूनी 12, 4 बचा यहाँ पे, 42 हो गया, 6 सत्ते 42, तो 16 27 आया, 16 27 ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7वां। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। जमीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई का √3 गुना के बराबर दूरी पर है। बिंदु को इमारत के शीर्ष और जमीन से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण कितना है? तो ये है, तो मतलब जो जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है जमीन पर एक बिंदु, तो चलिए मान लेते हैं ये एक जमीन है। ओके, ये जमीन, जमीन पर एक बिंदु ये है मान लेते हैं। ठीक है, जमीन पर एक बिंदु है। उसके बाद आगे बोला है एक इमारत के आधार, एक बिंदु ये है जमीन पर और इमारत ये है, इमारत ये हो गया। और क्वेश्चन में बोला है इमारत के आधार से, इमारत का आधार ये हो गया, उसकी ऊंचाई का √3 गुना के बराबर दूरी पर है। अच्छा, मतलब जो दूरी है ना, जो दूरी है इमारत की ऊंचाई का √3 गुना है। अगर ये एक है तो इसका √3 गुना ये हो जाएगा, इतनी दूरी पर है इमारत। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है बिंदु को इमारत के शीर्ष, ये बिंदु है और इमारत के शीर्ष, मतलब इमारत का शीर्ष ये हो गया, और जमीन से मिलाने वाली रेखा, जमीन का बिंदु ये है तो इसको हम मिलाएंगे, ये एक रेखा बनेगा। तो क्वेश्चन बोला है इनके बीच जो ए एंगल है, ये एंगल हमें बताना है। तो आप ये ऐसा जब भी इस तरीके से हो, आप ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी √3 होता है, √3 के आगे अगर ये एक है, एक यूनिट ये है, ये √3 यूनिट है, तो एक यूनिट के आगे ये 30 डिग्री होता है। ओके, और √3 के आगे ये 60 डिग्री होगा, ये आप हमेशा याद रखिए। एक यूनिट के आगे 30 डिग्री होगा और √3 के आगे ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो यही एंगल निकालना था, तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। उस बैंक में 95,950 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा जो 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है? तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज निकालना है तो हम ट्रिक से लगाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया है 95,950 की जमा राशि, तो मूलधन है 95,950, ये मूलधन दिया है 95,950 मूलधन दिया है, तो हम इसको नीचे 100 लिखेंगे और हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना है और 9% वार्षिक दर से, तो यहाँ पे समय तो यहाँ पे शायद वार्षिक बोल रहा है, मतलब 1 साल का, तो 1 साल का है तो यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ये 0 से ये 1 0 कट जाएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बट आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 9 का मल्टीपल है ना, मतलब इसमें देख सकते हैं 9 का मल्टीपल है, तो जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा जो संख्या है, मतलब ऑप्शन है वो 9 से भाग जा रहा है। तो 5 5 10 5 15, 15 और 16 31, ये नहीं जाएगा। 9 से डिविजिबल क्या होता है, सभी संख्या का जोड़ 9 से डिविजिबल होगा तो संख्या भी डिविजिबल होगा, तो ये तो नहीं जाएगा। क्या ये जाएगा? 6 3 9, इसको काट लेंगे तो 5 5 10 8 18, ये जा सकता है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 8 4 12, 5 या 15, 12 और 15, 12 15, 5 6 7, 1 1 2, तो ये भी जा सकता है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 5 5 15, 15 कहाँ गया? हाँ ये वाला चेक करते हैं। 5 5 10, नहीं नहीं ये चेक करते हैं ना। 5 या 15, 8 4 12, तो 5 6 7, 1 1 2, तो ये भी हो सकता है। इसको चेक कर लेते हैं। 5 5 10, 8 3 12, सॉरी 11 और 10, 1 2, तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन हो सकता है। अब लग रहा है हमें चेक ही करना पड़ेगा पूरा। तो चलिए कर लेते हैं। 9 पैना 45 का 5 हासिल 4, 9 नियम 81 4, 85 का 5 हासिल 8, 9 पंचे 9 पैना 45 और 8, 8 पाँच का 3 हासिल 1, 4 1 5, तो ये आ जाएगा 3 हासिल फिर से 5। अब ऑप्शन भी चेक करते रहिएगा कौन सा आ रहा है। 5 5 और ये 3, लग रहा है यही आंसर होगा,
क्योंकि ये देख सकते हैं 5 5 फिर 5 से आ रहा है, बट 5 तो नहीं आ रहा है, जो तीसरा डिजिट है 3 आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि पारुल और उसकी माता का वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है और उनकी आयु का गुणनफल 585 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है पारुल और उसकी माता, तो पारुल है और उसकी माता है, चलिए एम से दर्शा लेते हैं उसकी माता को। उसकी वर्तमान आयु का दिया है 5:13, ठीक है, 5:13 दिया है। ये तो रेशियो है, अगर हमें आयु बताना है, एग्जैक्ट आयु, तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा आयु को 5x और 3x, सॉरी 13x, तो ये हो जाएगा उनकी आयु, ये अनुपात है, ये उनकी आयु है। और क्वेश्चन में बोला है उनकी आयु का गुणनफल 585। क्वेश्चन में बोला है गुणनफल 585, बट यहाँ पे गुणनफल कितना आ जाएगा, 5x गुणा 13x। क्वेश्चन में दिया है 585, तो यहाँ से हम काट लेंगे, जो भी कट सकता है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम 3, 5 सत्ते 35 और 13 एकम 13 नियम 117, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। ये वर्गमूल में जाएगा तो एक्स बराबर यहाँ आ चुका है 3, तो एक्स आ चुका है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का यहाँ पे रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 पंचे 15, 13 तिया 39, तो 15 और 39 क्या बता रहा है, 15 और 39 उनकी वर्तमान आयु बता रहा है। बट क्वेश्चन में बोला है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 9 वर्ष इसमें जोड़ लेंगे तो 15 9 आ जाएगा 24, इसमें 9 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 9 वर्ष बाद पारुल और उसकी माता का आयु। हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है, तो ये हो जाएगा 24 एकम 24 दूनी, तो 1:2 आ चुका है उसका 9 वर्ष का आयु का अनुपात, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। तो ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, देखिए आप पहला वाला x वाला देख लीजिए, 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बीच में माइनस, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये आ चुका है माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो शुरू में माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं, 3 पंचे 15, मतलब जो नंबर का है उसको गुणा करेंगे तो ये 3 पंचे 15, माइनस 15 आ जाएगा, माइनस इसको हम -2, और ये 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा -8, ठीक है, माइनस पहले था तो -2 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और -8, तो ये हो जाएगा 15 -15 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा -7, तो -7 हमारा राइट आंसर होगा। ये तो पहले कट चुका है, प्लस वाला ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। अब हमें ये वाला चेक करना पड़ेगा, कौन सा, एक्स वेरिएबल वाला, लग रहा है हमें पूरा ही करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 2x, इससे गुणा तो नहीं होगा, 2x प्लस सॉरी -5, तो ये हो जाएगा -2 पंचे 10x, उसके बाद x का गुणा इससे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3x, उसके बाद इसका गुणा करेंगे, बीच में माइनस है, सबसे पहले माइनस लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, इससे गुणा नहीं होगा, इससे होगा, तो 4x हो जाएगा, उसके बाद -3x, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 10 3 13, सॉरी घट जाएगा तो 7x, माइनस ये हो जाएगा 2x, -2x, तो ये माइनस माइनस प्लस, -7x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा -5x, तो -5x कौन सा है ऑप्शन, ये तो कट चुका है, बी और सी डी में देखेंगे तो ये -5x मतलब ये वाला, तो ये प्लस आ रहा है, माइनस होना चाहिए, तो ये कट जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 20%, 30% और 20% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो हमें निकालना है टोटल कितना प्रतिशत इसका वृद्धि हुआ या कमी हुआ। तो चलिए हम इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं, या फिर और एक ट्रिक है, बट मैं यहाँ पे आपको बेसिक ही बताऊँगा, ठीक है। तो 20% की कमी हुई, तो 20% हो गया कमी, ये होता है 1/5, तो पहले 5 था, कमी हो गया तो 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 30% की कमी, 30% 3/10, तो 10 से हो जाएगा 7, फिर से 20% की कमी, तो यही है 20, तो 5 से 4 हो जाएगा। उसके बाद 40% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा +40%,
4/10 मतलब 2/5, तो 5 से 7 हो गया। ओके, उसके बाद हम इसको गुणा कर लेंगे, तो 5×5 = 25, 5 125, तो ये हो जाएगा 125, एक जीरो आ जाएगा। वैसे इसका गुणा करेंगे 7×7 = 49, 49 4 चौक 16, 49 × 16 कितना हो जाएगा, 16 नियम 144 का 4 हासिल 14, 14 16 चौक 64, है ना, सही तो किए हम। 16 नियम 144 का 4 हासिल 14, 16 चौक 64, 4 4 8, 6 1 7, 784। तो पहले इतना था, अब कमी हो गया है, तो कमी हो रहा है, तो कमी वाला ही आंसर होगा। ज़्यादा वाला तो ये प्लस जो है ये वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि वाला तो आंसर नहीं हो रहा है, होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं शुरू में 1250 था, ये तो कम हो रहा है। और कितना कम हो रहा है परसेंट में हमें निकालना है, तो हम इसको घटा लेते हैं। 784, 10 में 4 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, उसके बाद यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, 486 हमें निकालना है परसेंट में, तो 1250 नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा करेंगे क्योंकि परसेंट में निकालना है। तो ये हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको सीधा हम लिख लेते हैं क्योंकि जगह का प्रॉब्लम है। तो ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हमें भाग करना है 1250 से, तो कितनी बार में जाएगा भाग, तो जब ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 को यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, उसके बाद ये 0 से 0, 6 में से 5 गया 1, 16 में से 7 गया 9, ये हो जाएगा 1 जीरो। अब उसके बाद कितना बार में गुणा करें, तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं 3 से गुणा करना पड़ेगा या 7 गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12×3 = 36, तो ये 3 बार में 12×3 = 36, 3600 के आसपास आ रहा है। बट 7 से गुणा करेंगे तो 12×7 = 12×5 = 60, 12×7 = 84, तो 8400 के आसपास। 7 से गुणा करके देखते हैं एक बार, 7 शून्य शून्य, 7 35 का 5 हासिल 3, 37, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है दोस्तों, यही है आंसर, 37 समथिंग कुछ आ रहा है, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो बहुत कम आ रहा है, 7 से गुणा करेंगे तो ये इसके आसपास यही आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। मतलब इतना प्रतिशत की कमी हुई है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की वृद्धि होती है और फिर 18% की कमी होती है। इसकी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखो दोस्तों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सक्सेसिव लगाएंगे। तो सक्सेसिव लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 18% की वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है 18, सॉरी ये प्रतिशत ना लिखे, तो ये -18, और क्वेश्चन में शुरू में वृद्धि हो रही है उसके बाद कमी हो रही है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, सॉरी हाँ गुणा करेंगे, सॉरी गुणा नहीं, मतलब ये प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, 18 गुणा 18/100। यहाँ पे सक्सेसिव इसी तरीके से लगाते हैं, तो 18 से ये 18 कट जाएगा, तो ये 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -324/100। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.24%। ओके, कमी हो रही है तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी 3.24%। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें से 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए और उसमें 9 बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो टंकी का 7/12 भाग भर जाएगा। कितने बाल्टी पानी टंकी में आ सकता है? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो पढ़ लीजिए, उसके बाद अभी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे मैं जो जो स्टेप करूंगा आप उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है 5/8 भाग भरा हुआ है, शुरू में 5/8 भाग भरा हुआ है, और क्वेश्चन में आखिरी में बोला है टंकी का 7/12 भाग भर जाएगा। तो 7/12 भाग भर जाएगा, तो हमें सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा। तो ये 8 और 12 जो देख रहे हैं, इसका एलसीएम क्या होगा? 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 24 एलसीएम हो गया। तो ये जो टोटल बता रहा है, मतलब ये जो एलसीएम बता रही है, टोटल हो जाएगा हमारा क्या, टंकी का कैपेसिटी, ठीक है, 24 यूनिट, ठीक है, यूनिट 24 यूनिट टोटल कैपेसिटी हो जाएगा टंकी का। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है 5/8 भाग भरा हुआ है, तो 24 का 5/8 भाग भरा हुआ है, तो 8 एक 8 आते 24, 3 बचे 15, तो 15 भाग भरा हुआ है, 15 भाग तो भर जाएगा। टंकी का 5/भाग, तो टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है, मतलब इतना भरा हुआ है। उसके बाद बोला है
12 भाग भर जाएगा, तो 24 पूरा टंकी का यूनिट है, मतलब कैपेसिटी है। इसमें से 7/12 भाग भर जाएगा, तो ये 12 का 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, ठीक है। तो शुरू में बोला था 15 यूनिट भरा जाएगा, बट क्वेश्चन में बोला है 14 यूनिट भरा जाएगा, तो खाली कितना हुआ, इसका डिफरेंस हो जाएगा 1। और क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है 12 बाल्टी निकाल दिया जाए और 9 बाल्टी डाल दिया जाए, तो टोटल कितना भरेगा, टोटल भरेगा 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 यूनिट, है ना, 3 यूनिट। बट क्वेश्चन में आप देखिए 1 यूनिट का मान 24 है, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 24 गुणा 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल है, 3 दूनी 6 1 7, तो 72 यूनिट पानी टंकी आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। दो रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर और 140 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे टाइम ऑफ क्रॉसिंग का। टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है जब दो ट्रेन पास कर रहे होते हैं एक विपरीत दिशा में, तो ये होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब पहला ट्रेन का लेंथ और दूसरा लेंथ का ट्रेन, और नीचे में स्पीड का हमें डिफरेंस लेना है या फिर जोड़ लेना है। डिफरेंस और जोड़ कब लेना है, जब ट्रेन ऑपोजिट दिशा में हो, है ना, मतलब ये ट्रेन ऑपोजिट है तो तब यहाँ पे जोड़ेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। तो यहाँ पे तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग दिया है 22 सेकेंड बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है 490। दूसरा लेंथ का ट्रेन हमें निकालना है। क्वेश्चन में दोनों ट्रेन को स्पीड मतलब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस 140 240, ठीक है, 240 आ जाएगा। और किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा कितनी बार में जाएगा, तो चलिए छोटा 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 करके काटते हैं। 6×3 = 18, 6×3 = 18, 6 चौक 24, तो ये आएगा 40 गुणा 5 भागित, मतलब नीचे 3 आएगा तो 3 ऊपर चले जाएगा, 3 इधर, ये इधर आ जाएगा। तो उसके बाद इसको हम एक काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। 4×5 = 20, तो ये आ चुका है 200, तो 2 जीरो आ जाएगा और 2 से इसको गुणा का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। उसके बाद 3 का इससे गुणा, तो 3 शून्य में शून्य, 3 शून्य में शून्य, मतलब घट जाएगा, इस साइड आएगा तो घटा ही लेते हैं सीधा। 3 शून्य में शून्य, 3 नियम 27 का 7 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, तो ये आ जाएगा 3 का इसके साथ गुणा होगा तो 3 LT आ जाएगा। ये हो जाएगा, घटा लेंगे तो ये 0, 10 में 7 गया 3, 13 में से 9 4 गया 9, और 3 में से 1 गया 2। तो इसको हम अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 21, 3 नियम 27, 2 बचा, ये 3 3 7 21, 3 7 21, आपको दिख रहा है, ये मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। 3 में से गया 2, फिर से अब 1 0, तो 3 छक्का 18, तो 9 7 6 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 9 7 6 के आसपास, 9 7 7, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 6 आ रहा है दशमलव से पहले। ओके, तो यहाँ पे 976 वाला आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजाएं 60 मीटर और 77 मीटर है। असमांतर भुजाएं 25 मीटर और 26 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज बोला है, तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है। ओके, इस तरीके का समलंब चतुर्भुज होता है। ये पैरेलल होगा। ओके, ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल होता है। ओके, क्वेश्चन में दिया है ये 60 और ये 77, छोटा वाला 60 होगा, बड़ा वाला 77 होगा। और असमांतर भुजाएं ये 25 और ये 26। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो दोस्तों, इसको करने का तो 2-3 मेथड है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिपलेट वाला मेथड बताऊंगा। ओके, तो ये मुझे भी नहीं आता था, मैं अभी अभी सीखा हूँ इसको, तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक ट्रेंगल है, इसको मतलब ट्रेंगल एक मान लेते हैं। एक वर्टिकल यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। 60 और 77 वाला जो लाइन है पैरेलल होगा। इससे एक लाइन खींचेंगे
तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये ट्रायंगल का जो कर्ण है ना, ये जो कर्ण है ये एक ट्रिपलेट बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये 25 है तो ये भी कुछ ना कुछ होगा, ये भी कुछ ना कुछ होगा। तो कोई हम एक ऐसा ट्रिपलेट देखते हैं जिसका कर्ण 25 हो, आधार भी कुछ ना कुछ होगा। तो हम कौन कौन सा हो सकता है? एक 7, 25 और 24, ये एक ट्रिपलेट होगा। मतलब शुरू में हम एक सीरियल वाइज लिखते हैं, तो ये 24, एक 25, ये एक ट्रिपलेट होगा। या 25 देख सकते हैं, बड़ी संख्या वही कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया, तो ये एक ट्रिपलेट मिल चुका है। अब हम इसको देखेंगे 26 किसके ट्रिपलेट में आता है, तो मुझे अभी हल्का हल्का याद आ रहा है। ये होता है एक 5, 13, 12, 13, ये एक ट्रिपलेट होता है ना। 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, तो ये आप देख सकते हैं ये 26 मिल चुका है। तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है? 26 है, यही कर्ण होगा, तो ये 26 आ चुका है। तो हम कंपेयर करते हैं जिस वाले में, तो ये कर्ण 25 हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा ये, और हाइट क्या हो जाएगा? 24, है ना, ये आप देख सकते हैं। उसी तरीके से 26 वाला देखेंगे तो ये 26 कर्ण हो चुका है, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा? हाइट तो 24 आ गया, यहाँ पे बेस आ चुका है 10। ठीक है, आप देख सकते हैं 26, ये बड़ी भुजा 26 कर्ण होगा, आधार 10 होगा और हाइट 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? हाइट मिला 24। अब हम वैसे ही यहाँ पे मैं हाइट ही निकालना चाह रहा था, मैं आपको बताया नहीं। अब हाइट क्यों? क्योंकि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ये फॉर्मूला होता है 1/2, दोनों जो समांतर लेंथ है उसको जोड़ेंगे तो 7, 6 13, 137, इसको हम गुणा करेंगे हाइट से जो कि आएगा 24। ओके, यही होता है समांतर चतुर्भुज का मतलब समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये दोनों समांतर चतुर्भुज का जो ये है लाइन, इसको जोड़ लेते हैं और हाइट से गुणा कर लेते हैं, तो यही फॉर्मूला होता है। तो इसको काट लेंगे 12, तो 137 गुणा 12, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते हैं, 7 दूनी 14, जिसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा। बट ऑप्शन में देख सकते हैं ये ऑप्शन 2 है जिसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो चलिए हम पूरा ही गुणा कर लेते हैं। 12 सत्ते 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8, 12 तिया 36 और 8 44 का 4 हासिल फिर से 4, 12 एकम 12, 12 4, 12 4 16, तो यह आ चुका है 1644। ओके, यूनिट भी आप ध्यान दीजिएगा, मीटर में बात हो रही है, तो एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है तथा बेलन का आयतन 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये अगर बेलन है तो क्वेश्चन में बोला है ये जो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, टोटल कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 4 गुना जो वृत्तीय फलक है, ये दोनों वृत्तीय फलक का 4 गुना हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल कर्व सरफेस एरिया बराबर इसका पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये वृत्तीय फलक का एरिया यही होगा और इसका 4 गुना क्वेश्चन में बोला है, उसी के हिसाब से जो जो दिया है उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, और बेलन का आयतन दिया है, बेलन की ऊंचाई, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही होता है। तो यहाँ से ये 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से जो जो कट सकता है काट लेते हैं, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से ये एक आर कटेगा, एक आर बचा, 2 से ये 2, 2 चौक, तो यहाँ क्या बचा? आर प्लस एच बराबर, और क्या बचा? 2 चौक 4 बचा, ये एक आर बचा, तो ये आ चुका है आर प्लस एच बराबर 4 आर। तो आर उधर जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। दोस्तों सही कर रहे हैं ना हम? चलो कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा 3R, तो यहाँ से रेशियो आ रहा है। ठीक है, चलो रेशियो भी नहीं रखते हैं, काम करते हैं। आयतन जो होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये दिया है 192 पाई, तो पाई से पाई काट लेंगे, और एच दिया है हमारा, एच निकाले हम 3R, तो आर स्क्वायर गुणा एच हम 3R रख लेते हैं 192, तो इसको हम काट लेंगे, 3 एकम 3 छक्के 18, एक बचा 3 चौक 12, तो आर क्यूब आ जाएगा 64, तो आर आ गया हमारा, अरे निकालना क्या था?
अच्छा हाइट निकालना है, चलो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये क्यूब है, किसका क्यूब होता है ये 4 का। तो आर आ चुका है 4, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा। तो हाइट आ चुका है 12। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF 6 है, उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये है LCM और HCF का क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए LCM होता है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो तो LCM होता है दोनों संख्या 2 × 3 गुणा जो HCF है 6, इसी का मल्टीपल होगा, मतलब जो गुणा होगा LCM, मतलब जो भी गुणा करके आएगा वही LCM होगा। तो 2 × 6 6 6 36, तो यही LCM होगा। क्वेश्चन में भी यही बोला था LCM क्या होगा, तो 36 हमारा LCM होगा, ऑप्शन ए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक बेंच का अंकित मूल्य 374 है जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य से 22% अधिक है, तो और अंकित मूल्य 374 है। देखो यहाँ पे 374 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दो। और क्वेश्चन में बस इतना आप ध्यान रखो, जो MP और CP है, क्वेश्चन में बोला है ये अगर CP 100 है तो 22% अधिक, तो ये 122%। इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, तो 122 अपॉन 100 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है लाभ दिया है 13, तो प्रॉफिट 13 को हम रख लेंगे तो 113 आ जाएगा अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ से आप दोस्तों इसका आप कमेंट करके आंसर बताओ। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसका आप आंसर कमेंट करके बताएं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7:3 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमे ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है धीमे ट्रक की चाल। तो सबसे पहले हम जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। 2 ट्रक की चाल दिया है, तो 2 ट्रक की चाल कितना है 7:3। तो यहाँ पे चाल का अनुपात देख सकते हैं, और क्वेश्चन में बात हो रहा है धीमा ट्रक और तेज ट्रक, तो जो कम होगा वही धीमा होगा, तो ये स्लो हो गया, ये फास्ट हो वाला हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ आ रहा है कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट हो तो आप ये जो समय का जो रेशियो होगा ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये 3 और 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है जो तेज चाल वाला ट्रक है, ये ट्रक है धीमी ट्रक से 7 घंटा कम ले रहा है समय। देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है 7 घंटे कम लेता है। कौन कम लेता है, तेज चाल वाला ट्रक है ना। तेज चाल वाला ट्रक कितना समय कम ले रहा है, वो ले रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 7 घंटा कम, बट यहाँ पे कितना कम ले रहा है 4, मतलब 7 घंटा कम ले रहा है, यहाँ पे 4 कम ले रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना था, धीमे ट्रक की चाल, ये धीमे ट्रक की चाल निकालना था। तो हम यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा धीमे ट्रक का समय, तो ये आ जाएगा 37/49। हमें क्या निकालना है, धीमे ट्रक की चाल। धीमे ट्रक की चाल कितना है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो धीमे ट्रक की चाल हम निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस कितना है 147 किलोमीटर, और टाइम कितना है ये निकाले 49/4। ओके, तो 4 से तो मतलब ये 49 से 3 बार में कटेगा, 3 आ चुका है, नीचे 4 है, 4 ऊपर में गुणा में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, मतलब स्पीड आ चुका है धीमे ट्रक का 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। ओके, जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 100 छात्रों की एक कक्षा ने भौतिक परीक्षा दी। 27 छात्रों का औसत स्कोर 84 था, अन्य छात्रों का औसत स्कोर 96 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये औसत का क्वेश्चन है, तो आप इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का दुगना कार्य करने में कितना समय लगेगा।
तो चलिए आप इसका कमेंट करके खुद से बताइए। ओके, आप प्रैक्टिस करिए। ओके, अगर फिर आप मैच करिए आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में बोला है ए प्लस बी 4 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेले इसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो जब भी इस तरीके से हो आप एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8, यही टोटल वर्क हो जाएगा। इसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 8 एकम 8, ये बी का एफिशिएंसी आ चुका है। 4 दूनी 8, तो ए और प्लस बी का एफिशिएंसी 2 आया है। तो बी का एफिशिएंसी 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो ये ए का एफिशिएंसी आ जाएगा, मतलब एक एक एफिशिएंसी आ चुका है। तो उसके बाद बोला है ए अकेले उसी कार्य का दुगना कार्य, तो टोटल वर्क तो 8 है। अब इसका दुगना कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो बी का सॉरी ए का, तो ए का एफिशिएंसी से हम इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 8 दूनी 16, तो 16 दिन उसको लग जाएगा। ऑप्शन ए सॉरी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 46 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 47 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में कोई शामिल हो रहा है, सॉरी मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आ रहा है कि शिक्षक शामिल हो रहा है, तो शिक्षक का हमें निकालना है इस तरीके से। शिक्षक, ठीक है, शिक्षक का हमें आयु निकालना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले औसत कितना था, 46 था। क्वेश्चन में आप पढ़ के देख सकते हैं, शुरू में 46 वर्ष था औसत, ठीक है। उसके बाद तो मतलब इसके बाद क्या हो रहा है, शिक्षक शामिल हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। उसके बाद 35 छात्र शुरू में थे, एक क्या आ गया, मतलब वो हो गया, मतलब शिक्षक शामिल हो गए, तो 35 और एक शिक्षक 36 हो जाएगा। उसके बाद औसत हो जाता है 47 वर्ष, तो डिफरेंस कितना आ गया, पहले 46 वर्ष था, अब 47 हो गया, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस 1, तो डिफरेंस को हम यहाँ से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 46 प्लस 36, तो ये आएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1 4 4 8, तो 82 उम्र आ जाएगा शिक्षक का। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% कम कुशल है, सी बी से 40% अधिक कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए। ओके, इसको प्रैक्टिस करिए खुद से और कमेंट करके बताइए। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ पे अभी आपको सॉल्यूशन करा के दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हाँ, तो यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ए से 75% कम कुशल है कौन, बी। अगर बी 100 है, एक काम करते हैं मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ए ए ए और बी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ए से 75% कम कुशल है, ए से, अगर ए 100 है तो 75% कम मतलब ये 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है सी जो है 40% अधिक कुशल है ना। अगर ये 100 तो 40% अधिक इसका 140, आप या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, 25 का 140 निकाल लीजिए, 140/100, ये जीरो से जीरो, 5 पचे 25, 5 दूनी 2 एकम 2 सत्ते, तो सती पना 35 आ जाएगा, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोला था, मतलब क्वेश्चन में जो जो बोला था उसके हिसाब से हम लिख लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से कट रहा है तो 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 5 बच्चे 5 सत्ते, तो ए बी का रेशियो आ चुका है, ए बी सी का रेशियो आ चुका है, और ये है एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है, कार्य क्षमता का रेशियो। क्वेश्चन में बोला है ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है, 77 दिनों में, और एफिशिएंसी कितना है 20 है, तो टोटल यहाँ पे वर्क आ जाएगा, तो ये 0 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1 2 सत्ते 14 और 1 15, फिर से कर लेते हैं एक बार, 0 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1 2 सत्ते 14 1 15, 1540 टोटल वर्क आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है बी और सी मिलकर 30 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 7 5 12, तो ये आ जाएगा 12 शून्य शून्य 12 तिया 36, तो 360 काम ये लोग कर लिए। उसके बाद बोला है ए अकेले शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल काम था इतना, बी प्लस सी इतना कर लिए, तो कितना काम बचेगा, इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 0, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1, और ये 1, 1160 मतलब रिमेनिंग काम हो गया, मतलब बी प्लस सी काम करने के बाद इतना काम बचा है। अब ये काम कौन करेगा, क्वेश्चन में बोला है ए अकेले शेष काम, तो शेष काम ये हो गया,
इसको हम ए का एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ए का एफिशिएंसी 20 है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 शून्य शून्य, इसके बाद 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 नियम 18, तो 59 दिन लग जाएगा एक काम करने में, मतलब 59 दिन हो जाएगा। मतलब ये 59 क्या बता रहा है, 59 बता रहा है जो शेष काम है ए 59 दिनों में करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या आपका भी आंसर डी ऑप्शन आया था? तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वह संख्या प्राप्त होगा। उसी संख्या का 75% कितना होगा? तो चलिए मान लेते हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करने का सबसे अच्छा तरीका और सिंपल तरीका एक्स मान कर है ना। यदि किसी संख्या का 20% में 20% को 90 में जोड़ा जाए तो मान लेते हैं वो कोई संख्या एक्स है। किसी संख्या का 20% मतलब इसका 20%, 20% क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/5 होता है। इसको 96 में जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है? वही संख्या, मतलब एक्स माना था तो एक्स ही प्राप्त होता है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो ये 5 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये 5x हो जाएगा। 5 छक्के 30 का शून्य हासिल 3, 9 पैना 45 और 3 48। 5 छक्के 30 का शून्य हासिल 3, 9 पैना 45 और 3 48। ये हो जाएगा x प्लस 480, ये हो जाएगा 5x। तो ये उधर हो जाएगा 4x बराबर 480। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 एकम 4 दूनी 0। तो 120 वो संख्या आ गया। अब इसका हमें निकालना है 75%। 120 का 75% हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, 4 तिया 12 0 तो शून्य है ना। 3 का अगर इससे गुणा करेंगे तो ये 3 शून्य शून्य, 3 तिया 9 तो 90 आ जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि 594 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 155 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा? और 2 दशमलव तक बताना है आंसर। तो यहाँ पे एमपी दिया है, मतलब मार्क प्राइस 594, और एक वस्तु को बेचा जाता है मतलब सेलिंग प्राइस है 155। तो डिस्काउंट हमें निकालना है, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? इसको घटा लेंगे तो 14 में से 5 गया 9। कहाँ पर इसको घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9। ओहो, लग रहा है ये चाह रहा है कि मैं इससे सॉल्व ना करूँ। तो 14 में से 5 गया 9 और ये बचेगा 8। 8 में से 5 गया 3, 5 में से गया 4। तो डिस्काउंट निकालना है तो ये ऊपर आ चुका है डिस्काउंट परसेंट में निकालना है, सॉरी। तो डिस्काउंट परसेंट में निकालने के लिए नीचे हम मार्क प्राइस लिखेंगे और परसेंट से 100 मतलब 100 से गुणा करके आंसर करेंगे तो ये आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, ये डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट दे रहा है और हमें परसेंट में बताना है तो नीचे मार्क प्राइस का भाग करेंगे, और परसेंट में बताना है तो नीचे सॉरी ये गुणा में 100 करेंगे। जो भी आएगा वही हमारा परसेंट डिस्काउंट परसेंट आएगा। तो इसका आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज डे 3 था। डे 3 में हमने जो भी पूरा 25 क्वेश्चन था उसका हम सॉल्यूशन किए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, मतलब डे 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जब भी अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।